नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ अंजू दुकानिया। आप देख रहे हैं कहानी चैलेंज। कहानी चैलेंज एक ऐसा चैलेंज, एक ऐसा साहसिक कार्य, क्योंकि कहानियां मुझे लगता है बहुत हर व्यक्ति के जीवन में कहानी होती है, लेकिन जो लिखते हैं इसे वो कहानीकार होते हैं। लेकिन लिखना और कहानी बिल्कुल लाइव सुनाना बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी सोच के, ये एक बहुत ही साहसिक कार्य है जो सब नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी हमारी कहानी चैलेंज में एक ऐसी कहानीकार, एक ऐसी लेखिका, एक ऐसी कवयित्री से जो बहुत सुंदर कहानियां लिखती हैं, बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं। उनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी। वो पटना से हैं, मेधा झा जी। मेधा झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जी। इस सुंदर परिचय के लिए बहुत-बहुत आभार आपका। मैं कोशिश करूँगी कि आपने जितना सुंदर परिचय दिया है, मैं उसपे वैसा ही अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर पाऊँ खुद को। जी बिल्कुल। आप बिल्कुल कर पाएंगी, हमें पूरा विश्वास है। और हमारे साथ हैं हमारे को एंकर पारिजा त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद अंजू, बहुत धन्यवाद। थैंक जी, हम विलंब न करते हुए हम कहानी चैलेंज आरंभ करते हैं। जी, हमारी कहानी चैलेंज की शुरुआत मुझसे होगी। मैं 2 मिनट बोलूंगा, कहानी को लेके आगे बढ़ूंगा, सरपट भागूंगा, धीरे चलूंगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जज करेंगे। और मेरे साथ में जो मुख्य कहानीकार आज के सेकंड एपिसोड में कहानी चैलेंज में मेधा झा है, चुनौती मूल रूप से उनके ऊपर होगी। 4 मिनट उनको बोलना है। फिर हमारी सहायक कहानीकार जो आज के एपिसोड में सहायक की भूमिका में होगी, अंजू डोकारिया, जो इस कार्यक्रम की संयोजिका भी है। फिर उनके पास में बॉल जाएगी, फिर वो आगे 2 मिनट कंटिन्यू करेंगे, फिर वापस मेधा जी, और फिर मैं। 4 मिनट मेधा जी, 2 मिनट मैं और 2 मिनट अंजू। इस तरह से हम लोग 4 राउंड चलेंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हमें नहीं पता हम कहानी को कहाँ ले जाएंगे, ये आप तय करेंगे। हमें विश्वास है आपको पसंद आएगी, क्योंकि हम जो भी कहानी सुनाएंगे दिल से सुनाएंगे। चलिए अंजू, अगर आपकी अनुमति है तो मैं प्रारंभ करूँ। जी बिल्कुल, शुरुआत कीजिए। दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन आकर के रुकी। श्रीमती रेखा सोनी ने अपनी अटैची उठाई और वो बाहर की तरफ निकल कर आई। एक बार उन्होंने देखा कि शायद दिल्ली स्टेशन ही है ना, तब उन्होंने कहा नई दिल्ली उसमें लिखा था। वो उतरी और बाहर आ गई। इस पीछे मुड़ करके भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि रेखा सोनी काफी कुछ छोड़ कर आई थी पीछे, और अब वो पीछे देखेंगी नहीं जीवन भर, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। यह रात बड़ी काली रात थी जो इस ट्रेन में गुजरी। रात भर के लिए सेकंड उन्होंने पल के नहीं झपकाई, उन्हें नींद नहीं आई। हालांकि अब थकान महसूस हो रही थी। एक टैक्सी की और सीधे उन्होंने कहा चलो। एक एरिया है दिल्ली का जिसे आर के पुरम कहते हैं, सेक्टर 8 में आर के पुरम। वो टैक्सी पहुंची। घर जो वहां पे था वो पॉकेट 3 का 713 नंबर का घर, जिसके गेट पर एक छोटी सी नाम पत्रिका लिखी हुई थी। उसमें लिखा था रेखा सोनी शिक्षिका। रेखा ने ताला खोला और छोटी सी उस अटैची को इस तरह उठाया जैसे वो बड़ी भारी थी। वो अंदर आ गई और उसके बाद उन्होंने गहरी सांस ली और अपने सोफे पर बैठकर सामने देखने लगी। उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि टीवी का रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर सके, न्यूज देख सके, क्योंकि एक न्यूज रेखा सोनी के आने के बाद भोपाल में बनी थी। यह ट्रेन जो दिल्ली पहुंची है भोपाल से चली थी। तो इसके आगे की कहानी लेकर आगे बढ़ेगी मेधा झा। रेखा सोनी, आज वो जिस जगह पे खड़ी थी, यह जगह उसके लिए बहुत परिचित सा जगह रहा है। दिल्ली सपनों का शहर नहीं होने सपनों का शहर हम उसे कहते नहीं हैं, लेकिन रेखा के लिए यह जगह सपनों का ही शहर तो रहा था। भोपाल की बासिंदा रेखा बहुत सारे सपनों को लेके दिल्ली आई थी, और दिल्ली ने अपने पहली ही बार आते वक्त यह नहीं कहा जा सकता है कि अपनी बाहें पसार कर उसका स्वागत किया था। आज उसको याद आ रहा था उसकी पहली यात्रा जब वो दिल्ली पहुंची थी। कुछ परिचित आए हुए थे, और रेखा रेखा को एक छोटे से शहर से थी। उसको कभी भी बाइक पे बैठने की आदत नहीं थी, लेकिन उसके एक दो जो मित्र आए थे वो बाइक लेके आ गए थे।
और उन्होंने आग्रह किया। उसने अपने मित्र को कहा भी कि नहीं नहीं मैं सहज नहीं हूँ बैठने में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम बैठ जाओगी। भीतर से हमेशा बोल्ड और बिंदास लड़की रही ही थी रेखा, लेकिन आदत नहीं थी बस उसकी। जिस दिन वो बैठी थी, जब वो पार कर रही थी, उस वक्त उसका घर आर के पुरम में नहीं था, लक्ष्मी नगर के एक छोटे से जगह पे वो शुरुआती दिनों में आई थी, क्योंकि उस वक्त उसकी पहली नौकरी का उसे लेटर मिला था और तनख्वाह बस इतनी ही थी कि उसका गुजारा चल सके। दोस्तों की मदद से एक कमरे का इंतजाम हुआ था, और जब बाइक पे बैठी हुई वो जा रही थी, तो सामने उसके आगे उसके अपने कोई मित्र नहीं थे। मित्र का कोई मित्र था तो उतनी सहज वो नहीं थी, शायद इसीलिए बैठने में असुविधा होने के बावजूद उसने पकड़ा नहीं था अपने साथ के सहयात्री को। जब बाइक थोड़ी तेज हुई और वो जब यमुना को पार कर रही थी, यमुना के ओवरब्रिज के ऊपर से जा रही थी, तो अचानक हिचकोले से बाइक रुकी और वो फटाक से नीचे गिर गई। वो उस वक्त उसे ये नहीं लगा कि वो गिरी है, वो भूल गई उस चोट को। बिना वो सोचे वो फटाक से अपना बैग हाथ में संभाली और दोबारा बैठ गई। मजे की बात तो ये थी कि आगे बैठे व्यक्ति को यह पता भी नहीं चला था। आज वर्षों बाद, इस बात को बीते हुए 10 वर्ष से अधिक हो चुके थे, लेकिन आज जब वो पुनः दिल्ली स्टेशन पे उतरी थी, तो उसी चीज की स्मृति, वैसा ही घबराया मन और घायल चित्त उसे महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह 10 सालों में शायद वो एक युग को जी के आ गई थी। उसे याद आया कि बीच में वह उसका बैकग्राउंड थोड़ा अलग था। शिक्षिका होने के बाद उसे जब भेजा गया था नई जगहों पे, जब भेजा गया था, तो वो जानती थी शिवानी के उपन्यासों के द्वारा उसे जानती थी। अच्छे लोग, अच्छा परिवेश, उसे अच्छा लगा था वहां जाके वहाँ स्कूल में हेडमास्टर साहब ने भी बड़ा स्नेह से स्वागत किया था। उसने अपने सहज व्यवहार से सबको अपना बना लिया था। वहीं पे उसकी दोस्ती हुई थी अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध नाम के जैसा ही हर एक बात पे उसे सहयोग करने वाला, दौड़ के उसके पास आने वाला, हमेशा कहता था मैडम आप चिंता मत कीजिएगा। लगता था उसका दाहिना हाथ ही बन गया था अनिरुद्ध वहां पे। कभी कोई काम पड़ता वो सहज कहती अनिरुद्ध ये काम था, हाँ मैडम, नेक्स्ट स्टेप। वो पहुंच जाता तुरंत उस चीज की व्यवस्था करके। वहां के लोगों के लिए कि एक दो बार उसके मन में आया भी कि लोग हो सकता है इस चीज को गलत ले, इससे उसके शुरू से ही काफी मित्र रहे थे, तो पुरुष मित्र उसके लिए कोई नई चीज थी नहीं, तो वो हमेशा से सहज थी ही इस चीज को लेके। ये शुरुआती वर्षों में उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी थी। थोड़ा आश्चर्य हुआ था उसे कि उस जिस तरह से उसके मन में हमेशा रहा था किताबों को पढ़ के, हालांकि वो एक छोटा शहर नहीं कहलाता है भोपाल, लेकिन दिल्ली जैसे महानगरों के लोगों की दृष्टि में उसे अभी भी छोटे शहरों वाला ही रुतबा प्राप्त है। लगता है कि नहीं वहां से आई हुई लड़की है। लेकिन चूंकि किताबों से उसका बहुत अच्छा वास्ता रहा था, तो पूरी दुनिया उसे अपनी सी लगती थी। जहां भी वो पहुंचती थी वो सहज थी, दिल्ली महानगर में भी। जब उसकी दोस्ती बढ़ने लगी तो उसे बार बार आश्चर्य होता है कि एक सहज से लड़के को वो पसंद भी कैसे कर सकती है। उसने तो हमेशा स्वप्न देखा था सेंट स्टीफेंस कॉलेज के किसी युवक का या फिर हिंदू कॉलेज के युवक का। उसके दिमाग में हमेशा से रहा था कि जो कि उसकी तरह खूब साहित्य पे बातें करे, मार्कवेज और गुड़की पे बहस हो उसकी। तो उसे आश्चर्य लगता था कि ये व्यक्ति जो कि साहित्य का सौ भी नहीं जानता है, इसके प्रति कैसे इसके मन में होने भाव आने प्रारंभ हो गए। तो हुआ यूं कि रेखा और अनिरुद्ध की दोस्ती गहरी होती गई। वो दोनों जैसे अभी मेधा जी ने बताया कि साहित्य उसका विषय नहीं था, लेकिन वो बातें बहुत अच्छी करता था। वो धर्म पे बात करता था, वो शास्त्रों पे बात करता था, वो भगवत गीता पे बात करता था। तो ये सब चीजें जो है रेखा को उसकी तरफ आकर्षित करती रही। और वो बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते थे। और रेखा जो है वो साहित्य के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थी। तो वो कब इतना ज्यादा खिंचाव हो गया और कब इतना ज्यादा जुड़ाव हो गया, वो स्वयं ही नहीं समझ पाई। अब वो जब भी विद्यालय में जाती थी, हर समय उसकी दृष्टि अनिरुद्ध को ही ढूंढती थी। और मुझे लगता है कि प्रेम एक ऐसी सुगंध है जो छिपाए नहीं सकती, और वो स्वयं से ज्यादा दूसरों को ज्यादा ज्ञात हो जाता है।
तो विद्यालय में भी कुछ कुछ बातें होने लगी थी उनके साथ को लेकर। वो लंच के समय भी दोनों साथ बैठते थे, दोनों साथ ही भोजन करते थे। एक बार अनिरुद्ध ने उनको कहा कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना किताबें पढ़ना। मेरे पास मेरी माँ जो है वो आप ही की तरह थी, वो काफी किताबें पढ़ती थी, तो मेरे पास शिवानी की बहुत सारी किताबें हैं, आप देखना चाहेंगी? रेखा समझ गई कि अनिरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपने घर आने के लिए प्रेरित कर रहा है, और वो मुस्कुरा दी। और कंटिन्यू वेद, प्लीज कंटिन्यू वेदा जी। पहले तो उसे हिचक हुआ कि सामान्य तौर पे किसी बहुत परिचित के घर जाना कभी भी रेखा को पसंद रहा नहीं था। उसे लगा कि और वैसे नॉर्मली इसकी सामान्य तौर पे बातचीत उसकी हो रही थी अनिरुद्ध से, लेकिन वो एक औपचारिक दोस्ती ही थी। वैसे उसे अच्छा लगता था, उसे उस अपरिचित जगह पे जहाँ उसका कहने को और कोई नहीं था अपने सहयोगियों के अलावा, यहाँ पे एक व्यक्ति से उसे सहज जुड़ाव था, और जिससे और एक सामान्य जुड़ाव के अलावा कुछ भी नहीं था। वो खासकर उसका बांसुरी बजाना उसे अच्छा लगता था, और कभी कभी जब वो बांसुरी बजाता तो रेखा कुछ अपनी परिचित उसे आग्रह करके उसे कहती कि क्या तुमने ये गाना सुना है। तो सामान्य तौर पे जिस तरह से रेखा को पुराने गाने बहुत पसंद थे, तो उस अनिरुद्ध थोड़ा नए गानों पे की जानकारी होती थी, रेखा की वजह से उसने पुराने गानों को सुनना शुरू कर दिया था। तो उसके कहने पे नॉर्मली वह बांसुरी बजाता और वो उसके साथ में सुर मिला के गाना गाया करती। और यह भाव, जितना सुंदर उत्तराखंड का परिवेश है, सुंदर भाव है, कहीं भी छुट्टी के बाद बैठना तो वहां से आते जाते लोग थोड़ा सहज भाव से मुस्कुरा देते, बट चूंकि इसके अपने मन में कुछ ऐसा भाव नहीं था तो इसने कभी भी इस चीज को अन्यथा लिया नहीं। अब ये उस दिन जब उसने कहा कि आपको मेरे घर चलना है, आप चलिए, मैं आपको किताबें दिखाना चाहता हूँ, तो एक बार की इसे लगा कि मना कर देती हूँ मैं। फिर लगा कि क्या दिक्कत है, यहाँ जब हम रह ही रहे हैं तो यहाँ के लोगों से मिलना जुलना, मुलाकातें अगर बढ़ती भी है तो क्या दिक्कत है। एक परिचय रहेगा तो कभी काम पड़ा तो हम चले जाएंगे। यह उसके दिमाग में, रेखा के दिमाग में आया। पहुंची वो, शाम में बाइक लेके खड़ा था अनिरुद्ध, और उसके बाइक पे ही वो पहुंच गई वो उसके घर। जब घर पहुंची तो बड़ा सहजता से उसकी माँ ने ऐसे उसका स्वागत किया मानो पहले से जानती हूँ, और पिताजी बड़े प्रेम से उसके लिए सलाद काट रहे थे, खाना उसके लिए स्पेशल बना हुआ था। तो वो लोग कह रहे थे कि हाँ मुझे पता है कि आप वेजिटेरियन हैं, आप इस तरह हम आपके पसंद का ही खाना बना है। और प्रेम से सारे लोग, घर के सारे लोग ऐसे चारों तरफ से उसे घेर के उसका स्वागत कर रहे थे। इसे बड़ा फैमिली जैसा माहौल फील हुआ और उसे बहुत अच्छा लगा। तो फिर यह कुछ दिनों में उसके जाने का सिलसिला उसके यहाँ, अब महीने 2 महीने में जो था वो कभी कभी 15-20 दिनों में, जब जिस दिन भी उसकी छुट्टी होती तो सारा काम निपटा के उसके लिए वो एक जगह हो गया था जहाँ वो जाती, साथ में सबकी चाय पीती। वहाँ की चाय की एक खासियत थी कि उस चाय के साथ में नॉर्मली चाय अलग बनती है और गुड़ अलग दिया जाता है, तो उसे वो अलग किस्म की, नॉर्मली अपने यहाँ तो वो ऐसी चाय नहीं बनाती थी, वो मसाले वाली चाय जिसके साथ में गुड़ की ढेली अलग से लेके लोग पीते हैं। उसका उस माहौल में, सामने में हिमालय की चोटियों को देखते हुए उसका आस्वादन करना हमेशा से एक अलग ही, वो बार बार अपने दिल्ली के उन दिनों को याद करती जब शुरुआत में दिल्ली आई थी और उसने वहाँ नौकरी की थी, जब उससे 2 घंटे लगते थे जो अपने ऑफिस पहुंचने में और ऑफिस से आने में, और यहाँ उसका घर और विद्यालय के बीच में बस 5 मिनट की दूरी थी। चारों तरफ मनोरम वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट, और यहाँ अब साथ अनिरुद्ध का था। तो बस उसे लगने लगा था कि शायद स्वर्ग इसे ही कहते होंगे जहाँ अभी वो है। तो ऐसे स्थिति ये एक सहज संबंध दो शिक्षकों के बीच स्थापित हो रहा था। देखने वालों को स्कूल के भीतर ऐसा लग रहा था कि दोनों के हृदय में प्रेमांकुर जग रहा था एक दूसरे के लिए। किसको पता था कि किसके दिल में क्या चल रहा है। हम जो इस कहानी को सुना रहे, हमें भी पता नहीं कि अनिरुद्ध के मन में क्या था और रेखा के दिल में क्या था, लेकिन अनिरुद्ध के घर वालों ने किस तरह से स्वागत किया था रेखा का, उससे देखकर तो लगता
शायद उन्होंने उसको अपनी बहू के रूप में देखा है। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक दिन कह दिया हमेशा की तरह बातचीत करते करते बेतकल्लुफ होकर अनिरुद्ध ने, तुम मुझे अपने घर नहीं ले चलोगी? सुनकर के रेखा थोड़ा सा सहम गई। रेखा को अपना घर याद आया, उसको अपना कमरा याद आया, कमरे में रखी हुई कुछ फोटोज याद आई। कमरे के अंदर बहुत सारी यादें थी जो अकेली रहने वाली रेखा के साथ रहती थी। रेखा ने कहा, हाँ ले चलूंगी किसी दिन, किसी दिन, किसी दिन कब? मुझे आज ही ले चलो। जब गई रेखा की आंखों पर रेखा नजरें चुराने लगी। रेखा ने कहा, सुनो सुनो, वो बिल देना है, खाना हो गया है, चलते, मेरी क्लास भी है। अनिरुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है, मैं बिल देता हूँ, तुम चलो। लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगा और रेखा सरपट तेजी से चलती हुई वहां से निकल गई, तीर की तरह, जैसे कि वो इस इंतजार में थी कि कुछ और सवाल न आ जाए अनिरुद्ध की तरफ से। शायद वो ले नहीं जाना चाहती थी अनिरुद्ध को अपने घर। आगे मेधा आप बताएंगी कि वो अनिरुद्ध को अपने घर ले गई या नहीं, और अगर ले गई तो फिर क्या? तो जिस तरीके से रेखा सरपट भागी थी, अनिरुद्ध को थोड़ा असहज लगा, क्योंकि रेखा जी की इमेज उसके मन में बड़े आत्मविश्वास से परिपूर्ण, बहुत मजबूत महिला के तौर पे थी, जो कि कुछ भी स्कूल में भी कभी किसी बालिका के आने नहीं आने पे कुछ विवाद होता तो वो बड़े स्ट्रांगली इस बारे में बात करती, जाके उसके पेरेंट्स से मिलके आती, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। और आज सिर्फ इस बात पे कि हाँ मैं आना चाहता हूँ आपके यहाँ, और इस बात पे जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, तो अनिरुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगा। एक और बात पे उसका ध्यान गया कि रेखा जब भी कभी उसे बाहर ले जाती तो ये रेखा की जो कि नॉर्मली आदत नहीं होती है लड़कियों की, लेकिन रेखा ही हमेशा बिल पर दिया करती। उस दिन रेखा जिस तरह से इस बात के उठते ही दौड़ के निकली, इसे लगा कि कुछ बात तो जरूर है जिस वजह से रेखा जी को कुछ के मन में है। वह सोचता हुआ उसने कहा, ठीक है आज इस बात को ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन वो पीछे से बाइक लेके आया, क्योंकि शाम होने वाली थी, हो ही चुकी थी, तो वो बाइक लेके आया कि ठीक है मैं नहीं जा रहा हूँ, आप चिंता ना करें, मैं लेकिन आपको ड्रॉप करना चाहूंगा, क्योंकि आपको आदत नहीं इन रास्तों की और आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहा कि उसने बाइक उसके समक्ष रोक दी। रेखा ने फिर सहज भाव से रेखा बैठ की, उसे मालूम था किसने नहीं कह दिया, ठीक है आज के लिए या भला टल गई है कि वो मेरे साथ नहीं जा रहा है। अनिरुद्ध उसे छोड़ के चला गया। रेखा को अपने ही व्यवहार पे थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसने जिस तरीके से उसे मना किया था। रेखा हमेशा सोचती थी कि उसे याद आया अपना घर, अपने मम्मी पापा, अपना बचपन, जहाँ बहुत बेरोक टोक उसके सारे दोस्त आया जाया करते थे। उसे याद आया कि चूंकि उसके घर का माहौल इतना सरल था, सहज रहा था, कि उसके अन्य मित्र भी जिनके यहाँ की यह प्रतिबद्ध, ये बिल्कुल मैंने मनाही थी कि नहीं लड़के नहीं आ सकते, उन्हें भी कभी किसी वजह से मिलना होता तो वो कह देती कि आप रेखा के यहाँ आ जाओ, और सब मिलके आराम से बैठते, वहाँ उनकी बातचीत चलती, और उसके मम्मी पापा को भी जानकारी होती कि इसके कौन कौन से दोस्त हैं। अपने स्वभाव के प्रतिकूल आज के व्यवहार पे वो खुद आश्चर्यचकित थी, लेकिन यह ये इसकी वजह, जो वजह थी वो आज तक रेखा कभी भूली नहीं थी। जी। रेखा के कमरे में आज भी बहुत सारी वो यादें, वो चिट्ठियां रखी हुई थी, जो कि कोई उसे लिखा करता था, और जिसके साथ उसने बहुत आगे तक का अपने जीवन की कोई कल्पना उसने कर ली थी। रेखा ने सोचा कि चलो बला टल गई, आज के लिए तो अनिरुद्ध चला गया, और वो उसने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने घर का दरवाजा खोला। उसके घर के दरवाजे खुलते ही सामने एक गैलरी सी आती थी, और उसके दाएं बाएं कमरे बने हुए थे, और बिल्कुल सीधा जाके हॉल था। एक हॉल नुमा छोटा सा कमरा था। उसने बत्ती जलाई और अभी सोच ही रही थी कि मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, काफी व्यस्त दिन रहा, बहुत थक गई हूँ। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, वहां पर एक एल्बम पड़ा था। रेखा देखने बैठ गई, पहले चाय टिकाई उसने, उसके बाद वो देखने के लिए बैठ गई। तस्वीरें मट्टी,
उसके अपने घर की, उसके माता पिता की, उसके दोस्त, और उसके साथ ही एक चेहरा सामने आया फोटो में। उस तस्वीर में उसे देखकर वो रुक गई और उसे गौर से देखने लगी। लोकेश। उसे वो देखती रही और चली गई अतीत में। जब लोकेश से ये दोस्ती हुई थी, वो अक्सर उसके घर आने लगा था। पहले रेखा उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्यों क्यों आ जाता है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन समय बीतने के साथ साथ, कहते हैं ना, जिस चीज से जितना भागो वो चीज आपके पीछे उतनी तेजी से आती है, आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो कुछ ऐसा हुआ और उसे लोकेश भाने लगा। वो दिन रात उसकी यादों में खोई रहने लगी। फिर एक दिन लोकेश ने उससे कहा कि वो उससे बहुत प्रेम करता है, और इस तरीके से उनकी प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अचानक फोन की घंटी बजी। रेखा हड़बड़ा के उठी। भोपाल से दिल्ली आकर अभी वो आराम से सोफे पर बैठी थी, और सब कुछ पुराना, जो पिछले एक महीने जो अपने स्कूल के समर हॉलीडे में वो भोपाल अपने मम्मी पापा के पास गई थी, और उस समय उसके साथ जो हुआ था और जिस तरह से आज वो वापस आई, अस्त व्यस्त सब कुछ जिंदगी में ऐसा लग रहा बिखर सा गया। ये फोन जो आया था, अनिरुद्ध का था, जिसने जगाया था, और उस फोन में अनिरुद्ध से बात कर फिर वो सोफे पर बैठ गई। उसने अपना आंचल अपने चेहरे पर रख लिया, जैसे फिर से उसी सपने को जी लेना चाहती थी जो भोपाल में उसने देखा था। एक महीने पहले की बात है। छुट्टी पर भोपाल में जाते ही एक खूबसूरत सा डैशिंग सा लड़का मोटरसाइकिल में उनके पड़ोस में रहने आया, गोरा सा लड़का। और जब वो दूध लेकर सुबह अपने घर वापस आ रही थी, उसने मुस्कुरा कर कहा हेलो। वो हैरान सी हुई रेखा, लेकिन रेखा को पता था कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया शिष्टाचार वश हेलो। और उसके बाद जब भी वो दूध लेने आती, अक्सर वो वहां नजर आता और हेलो करके, हेलो से आगे बात नहीं बढ़ती, लेकिन बात बढ़ी और इतनी बढ़ी कि बात बहुत बढ़ गई। तो उसने बताया मेरा नाम लोकेश सोनी है। ये हैरान रह गई, ये भी तो सोनी थी, रेखा सोनी। उसने जबरदस्ती की, अपने साथ बैठकर वो खुद गया उसके घर, उनके मम्मी पापा के पैर छुए और उनके घर का एक मेहमान जैसा बन गया। अक्सर आने लगा, बातचीत होने लगी। घर वाले पूछते थे कहाँ के रहने वाले, उसने बताया सागर, मध्य प्रदेश का एक शहर है, सागर में उसके मम्मी डैडी है। उन्होंने कहा मिलवाओ, जरूर मिलवाएंगे, ज्वेलर से बोलो। और मजे की बात, कुछ ऐसी बातें जो मिलती जुलती थी, जो शौक थे उसके लोकेश के पापा के, वही शौक, यानी कविता सुनाने का, कविता पढ़ने का, कविता लिखने का, वही रेखा के पापा का शौक था। देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो जबरदस्ती अजनबियों को मिला देती है। रेखा का दिल लोकेश जी के लिए धड़कने लगा, और उसके बाद घर पर यह बात होने लगी कि अब शादी कर देनी चाहिए दोनों की। रेखा की मां ने कहा अपने पापा को बुला के ला सकते हो। उसने कहा मैं जरूर ले आऊंगा। एक तूफान आया और सब कुछ बिखेर कर चला गया। रेखा की जिंदगी में, उसकी जिंदगी उस आगे निकल गई कि फिर उसने मुड़कर नहीं देखा। कोई दिल्ली के लिए उसने तत्काल से ट्रेन का रिजर्वेशन कराया, ज्यादा पैसे दे करके। वो भोपाल से दिल्ली पहुंची। उसके माता पिता दुख था कि बेटी का, तो वो भी एक बहुत बड़े फ्रॉड से बची, ईश्वर ने कृपा की, बचा लिया। अचानक फिर से घंटे बजी। अनिरुद्ध का ही फोन था, आज लेट हो गई हो, कितनी देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तुमने कहा था आ रही हूँ। उसने कहा हाँ, घड़ी पर देखा 12:30 बज रहे थे, उसको अब तक निकल जाना चाहिए था, आज 2 बजे उसका पीरियड था, 1 घंटा जाने में लगता है। उसने कहा अनिरुद्ध वही सब वो भूलना चाहती थी जो हुआ उसकी जिंदगी में। पहले से ही अनिरुद्ध था यहाँ पर, जो उसके साथ मित्रवत था। अब शायद उसके मन में फीलिंग जागे उसके लिए। वेदा जी आगे कहानी को बढ़ाए। ट्रेन जिस वक्त उसने लिया था, जिस हड़बड़ी में उसने 2 दिन पहले का रिजर्वेशन लिया था, ये चीज उसके माता पिता के लिए भी बहुत आश्चर्यजनक था। हमेशा से जब भी रेखा घर आती तो वो, उसकी हमेशा इच्छा होती कि आने वाले जिस दिन वो निकलने वाली होती थी, उससे 1-2 दिन पहले से ही उसका की मनस्थिति अलग हो जाती। वो चाहती कि 1-2 दिन और आगे बढ़ाए, और इस बार उसने खुद ही यह डिसाइड कर लिया था कि नहीं। अचानक से उसने बहुत मुश्किल से 2 दिन पहले का टिकट लिया।
भोपाल से टिकट मिलना तत्काल में इतना सहज भी नहीं रहा करता था उस पर, और उस वक्त वो सुविधा भी नहीं थी कि आप बैठ के अपने लैपटॉप से फटाफट टिकट काट लें। तो बार बार लाइन में जाके लगना ले वो एक दुरूही कार्य था, लेकिन इसके बावजूद वो तो जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ थी और लग रहा था कि वो किसी भी तरह वहां से भागना चाहती थी। माता पिता हतप्रभ थे, लेकिन किसी को कहीं से समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ जो अचानक से रेखा उत्सुक है यहाँ से निकल भागने के लिए। उस दिन अब इसके दिमाग में वो सारे दृश्य आ रहे थे, भोपाल के वो सारे दृश्य आ रहे थे। तो लक्ष्मी नगर वो पहुंच चुके हैं और वो रूम पे आ गई है और सारी घटनाएं उसके दिमाग में आ रही है। आके बैग फेंक के और बिस्तर पे चारों खाने चित वो लेट गई। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें जो हुई वो वास्तव में वास्तविक थी कि क्या। लोकेश उसका मित्र था, उसके साथ हमेशा मिला करती थी वो, बहुत सारे जगहों पे भोपाल में उसके साथ सुंदर स्मृतियां थी, बट सहज भाव से एक मित्र के रूप में उसे याद आया जिस दिन वो ऊपरी झील भी गई थी या जिस दिन बिरला मंदिर दोनों साथ गए थे। हमेशा एक सहज मित्र के रूप में लोकेश उसके साथ था। जिस दिन एक दिन जब सब मित्रों ने सांची स्तूप का प्रोग्राम बनाया था, उस दिन भी लोकेश उसके साथ था, लेकिन वो एक दोस्तों का ट्रिप ही था। उस दिन लौटते वक्त में जिस बस जो ट्रिप में जो उन्होंने जो छोटा बस लिया था वो खराब हो गया था और संजोग ऐसा हुआ कि सबको वहां एक खास जगह से अलग अलग निकलना पड़ा। लोकेश के साथ रेखा वहां से निकली। तब तक सब कुछ बहुत सुंदर था, एक खूबसूरत सा दिन बीता था सबों का, अच्छे भाव में बड़े अच्छे से खुशी मिजाज के साथ वो जा रही थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी दिल्ली की, तो हर एक चीज बहुत सुंदर सा था और दिमाग में था कि चलो दिल्ली आके इस बार फिर अपरिचित सा कुछ नहीं लगेगा, अनिरुद्ध कम से कम वहां पे है जो कि उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो एक कहीं भी जाओ और वहां आपकी कोई प्रतीक्षा करता मिलता है तो मन में एक सुकून सा रहता है जी। जिस वक्त वो लौट रही थी अचानक उसे लगा कि यह रास्ता लोकेश के साथ जो आ रही थी यह रास्ता वह रास्ता तो नहीं है जिधर से वो आई थी। लेकिन फिर भी उसने अपने मन को समझाया, क्योंकि रास्तों के मामले में कभी भी रेखा अच्छी नहीं रही थी। उसे लगा कि अच्छा चलो लोकेश को पता है, वो मेरे से ज्यादा रास्तों को जानता है। उसने एक आध बार बोलने की कोशिश भी की कि यह वह रास्ता तो नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं तुम चिंता नहीं करो, मैं सही रास्तों से ही तुम्हें ले जा रहा हूं। अब उसकी जो गाड़ी रुकी वो एक ऐसी जगह थी जो उसने कभी देखा नहीं था। उस क्षण लोकेश का व्यवहार अचानक ही बदल गया। उसने कहा कि देखो तुम मेरे साथ निकाह पढ़ लो, मैं आज इसी के लिए तुम्हें अपने साथ लेके आया था। एक क्षण के लिए रेखा चौंक गई। निकाह? तो उसने संभाला, हाँ मतलब शादी जिसे तुम लोग कहते हो। उसने कहा कि तुमने अभी किस शब्द का प्रयोग किया, क्यों यह शब्द क्यों? तो उसने कहा कि यही कहते हो ना हम, ये शब्द ही तो है। लेकिन नहीं, शब्द नहीं है, दोनों के भाव अलग अलग हो जाते हैं। तो तुमने अभी यह शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? और हाँ, अगर कभी हम इस बारे में सोचते भी तो मेरे मित्र हो, इसको हम अपने तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, तो मेरे माता पिता से मिल सकते हो। तो लोकेश के चेहरे पे एक अलग ही भाव आया। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे माता पिता तो नहीं मानेंगे, ये मुझे पता है। बोले क्यों, तुम हमारे घर आते रहे हो और वो लोग तुम्हें जानते हैं? बोला नहीं, अब तक जितना जानते हैं उसके आधार पे तो मान भी जाए, बट उससे ज्यादा अगर जानेंगे तो वो कभी मानेंगे नहीं। अब रेखा अचानक से वह व्यक्ति जिसमें उसे पूर्ण विश्वास था, उसका बहुत 3-4 वर्षों से जान रही थी, हाँ वो कहीं बाहर से आया था पर उसके पड़ोस में ही रहता था, तो उसके आगे पीछे का तो उससे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यह वो जानती थी कि हाँ एक भला लड़का है। उसका एक अलग ही रूप उसके सामने खुल रहा था जिसे वो नहीं जानती थी। रेखा एक बार की बहुत अंदर से घबरा गई, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अगर मैं घबराई तो हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो उसने तुरंत में मुस्कुराते हुए उसने लोकेश का हाथ थामा कि अरे कुछ भी हो, तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी हो, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती रही। मैंने कभी ये कहा नहीं, लेकिन तुम मुझे हमेशा से पसंद थे। आज तुम्हारी तरफ से ही ये बात आ गई, तो लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहती हूँ जैसे ये हो रहा है। कम से कम माता पिता ना सही, कम से कम मेरे कुछ मित्र तो होने ही चाहिए ना। और अब मेरे मन में भी बहुत तरह की इच्छाएं रही हैं, तो कम से कम हम इसे सुंदर तरीके से तो कर ही सकते हैं, चाहे वो एक व्यक्तिगत ही आयोजन क्यों ना हो। अब लोकेश मुस्कुराया। उसका लगा यह लड़की
बिल्कुल और मेरे कब्जे में है। रेखा अचानक से उसके गले लग गई। बोली कि मैं कब से चाह रही थी, आज पहली बार तुमने कहा। तुमने कभी इस तरीके से कहा होता तो मैं कब का हाँ कह देती। लोकेश अब सहज हो चुका था। बोला, अरे मेरे मन में कितनी बार आया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा परिचय पाने के बाद तुम नहीं मानोगी कि मेरा नाम लोकेश नहीं, मेरा नाम हाफिज है, और मुझे लगा था कि तुम मानोगी नहीं इस बात को। उसने कहा कि लोकेश हाफिज, ओह लोकेश नहीं हाफिज, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तो पूरे दुनिया के लोगों को अपना मान के चलती हूँ, और ये धर्म जात पात में मेरा तो कभी विश्वास रहा ही नहीं है। और तुम एक प्रेमी के रूप में जितने अच्छे हो, मुझे उम्मीद है कि शौहर, यही कहते हैं ना तुम्हारे भाषा में, तुम इससे भी अच्छे साबित होगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। जी। तो लेकिन मैं कुछ समय चाहती हूँ, 4 दिन बाद मेरी ट्रेन है, तो मैं चाहती हूँ कि परसों हम लोग ये एक छोटा सा आयोजन करके परसों हम कर ही लेते, और अपने कुछ मित्रों को तो मैं बुलाना ही चाहती हूँ। उसने बहुत मचलते हुए यह चीज बोला। जी। अब लोकेश पूरी तरह, उसको उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने जी। कहा, हाँ बिल्कुल जैसा तुम चाहो। तो उसने कहा ठीक है, पहले आज घर तो पहुंच जाए, और मुझे घर से अपने कुछ पेपर्स भी लेने हैं, और मैंने मम्मी ने बहुत सुंदर ज्वेलरी मेरे लिए बनवाए थे, तो जी मैं चाहती हूँ कि मेधा कम जी, से कम वो तो मैं पहनूं ही अपनी निगाह पे। बिल्कुल। तो इसके कि आगे की कहानी क्या मोड़ लेती है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि कहानी काफी दिलचस्प हो गई है। मेधा जी ने इसे जिस जो टर्निंग पॉइंट दिया है वो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हालांकि रेखा जो है वो विवाह नहीं करना चाहती थी हाफिज से उर्फ लोकेश से, लेकिन उससे अपना पेन छुड़ाने के लिए उसने उससे ये बात कही, और उसने जाते जाते ये भी बोला कि मुझे कुछ अपने जरूरी पेपर्स लेने हैं, मेरी मम्मी ने मेरे लिए ज्वेलरी बनाई है। और हाँ लोकेश उर्फ हाफिज, मेरे होने वाले शौहर, मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले जुम्मे की रात को, जो कि 2 दिन बाद है, हम उस दिन निकाह पढ़ेंगे। लोकेश मान जाता है। हाफिज को ये लगता है कि अब रेखा पूरी तरीके से शीशे में उतर चुकी है, और अब इसके साथ निकाह पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, और ये मेरे जाल में फंस गई है। तो हाफिज वैसे खुश था। रेखा जल्दी जल्दी लोकेश के एक बार गले और लगती है, ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि वो उससे प्रेम करती है, और फिर वो निकल पड़ती है अपने घर के लिए। जब वो ऑटो रोक के बैठती है ऑटो में, ऑटो जिस गति से दौड़ रहा था उससे तेजी से उसका दिमाग दौड़ रहा था। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो बहुत बुरे ऐसी परिस्थिति में फंस गई थी जहां उसे अपने माता पिता की इज्जत भी बचानी थी, सम्मान भी बचाना था, खुद का भी सम्मान बचाना था, और उससे छुटकारा भी पाना था। उसने घर जाते ही अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं मुझे थोड़ी देर डिस्टर्ब मत करना, मेरा सर बहुत दुख रहा है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरा बंद करके वो सोचने लगी कि वो क्या करे। फिर उसने, उसका एक मित्र था जो कि वकील था, उसने उसको फोन करके सारी बात बताई कि ऐसा कुछ है, मैं क्या करूं अब। तो उसके मित्र ने उसको सलाह दी कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ दिल्ली वापस। उसे ये सलाह देती है, उसे उसका दोस्त देता है, और रेखा को ये बात समझ आ जाती है। वो बहुत व्यवस्थित तरीके से अपनी हर प्लानिंग करती थी, लेकिन इस बार उसे कुछ इस सिचुएशन की वजह से बहुत हड़बड़ी में ये निर्णय लेना पड़ा कि वो आज रात ही निकल जाएगी। और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े तैयार करती है, अटैची में रखती है, और कमरा खोलने के बाद वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे 1 घंटे बाद निकलना है दिल्ली के लिए। उसकी माँ चौंक जाती है। बोली, बेटा क्या बात है, तुम इस तरह कभी नहीं करती हूँ। लेकिन वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि नहीं नहीं, स्कूल से कुछ 15 अगस्त आने वाले हैं, तो वहां पे कुछ कार्यक्रम की तैयारी करनी जिसका जिम्मा मुझे दिया गया है माँ, तो मुझे निकलना ही होगा, एनी हाउ मुझे पहुंचना है। वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती है। रेखा निकल जाती है, रेलवे स्टेशन जाती है, ट्रेन पकड़ती है। इधर हाफिज ख्यालों में खोया हुआ था कि 2 दिन बाद रेखा मेरी हो जाएगी, और इधर रेखा ट्रेन में बैठ जाती है, गाड़ी चल पड़ती है। 2 दिन बाद हाफिज उसके इंतजार करता रहता है रेखा के कि रेखा आएगी, उसे फोन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जाता है, उसके घर जाता है, उसे पता चलता है कि रेखा जी जा चुकी है।
इसलिए वो वापस लौट आता है। उसे बहुत गुस्सा आता है रेखा के ऊपर। सर, ओवर टू यू। बहुत अजीब सी परिस्थिति थी जब उसे दरवाजा खटखटाया था देखा कि मम्मी पापा का, और उन्होंने कहा कि वो तो चली गई। तब उसने पूछा कि कहाँ चली गई, मुझे बताया नहीं। तो उनकी मम्मी पापा ने कहा कि वो क्यों बताएगी तुमको, उसने हमको नहीं बताया है। वही ना, दिल्ली में ना, मैं ढूंढ लूंगा उसको। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, वो गई अपने स्कूल, उसको जाना पड़ गया, तुमसे उसका इस तरह से क्या लेना देना है कि तुम उसको ढूंढ लो। तो उन्होंने कहा कि आप अंकल जी मुझे नहीं जानते, अगर आप उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखिएगा बहुत बुरा होगा आपके लिए। उसके बाद उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घूरता हुआ निकल गया। तब तक ट्रेन में बैठी हुई रेखा ने फोन कर दिया मम्मी को। मम्मी से कहा, मम्मी अगर वो आएगा तो दरवाजा मत खोलना, उससे बात करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मम्मी समझ गई थी कि जरूर कोई बात है, क्योंकि जिस तरह से वो गई ऐसा कभी नहीं करती थी। जैसा कि अंजू ने बताया, मेधा जी ने बताया, बहुत व्यवस्थित थी लाइफ में, ऑर्डरली थी, ऑर्गेनाइज मैनर में अपने ट्रिप टिकट अपना सामान पैकिंग सब कुछ करती थी। लेकिन अचानक उसकी हड़बड़ी में जाते थे, माता पिता ने पहली बार देखा था, अचानक उसका हाथ किसी ने छुआ, एकदम से जा वो कैंटीन में बैठी थी लक्ष्मी नगर के स्कूल में, साथ में अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने कहा क्या हुआ, तुम आजकल बहुत खोई खोई सी रहती हो, तुम घर से आई हो, सब ठीक है ना घर पर। तब उसने कहा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन हाँ मैं सो नहीं पाई कल रात को ट्रेन में, इससे थोड़ा नींद सी आ गई। उसने कोई बात नहीं, अनिरुद्ध ने बहुत प्यारी स्माइल दी, उसकी स्माइल देख के ऐसा लगा रेखा को शायद उसकी थकान उतर गई। तब उसने बैठा, उसने कहा कि सुनो मैं समोसों का ऑर्डर देता हूँ। तब रेखा ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा छोड़ो ना, बैठो तुम प्लीज यहाँ बैठो। तो रेखा को लगा अब शायद उसकी जिंदगी में सब कुछ बुरा नहीं है। जो कल रात को उस ट्रेन में वापसी में उसे लग रहा था, वो लग रहा था कि झोंका एक सपनों का, सपने जैसा आया था बैठे बैठे, और उसमें उसने देखा था एक दानव सा साया काला लहराते हुए उसे पकड़ना चाहता है, और एक लंबी सुरंग में भागती चली जा रही है। और अचानक उसकी नींद खुली, वो ट्रेन में थी, और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हुआ। वो ख्यालों से आजाद नहीं हो पा रही थी। तो इन 30 दिनों में उसने किसी के साथ अपने भीतर संजोए थे, क्योंकि ये ख्याल उसकी आने वाली जिंदगी से जुड़े थे। और ये ख्याल वही ख्याल थे जो जिंदगी में पहली बार कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो उसके दिल में जागते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उसके भीतर रह जाने के लिए। यही वो ख्याल थे। लेकिन अचानक उसने हाथ बढ़ाकर अनिरुद्ध का हाथ थाम लिया और कहा, अनिरुद्ध एक बात बताओ। अनिरुद्ध ने कहा क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। उसने कहा ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। तो मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम परेशान हो, चलो हम कहीं चलते हैं, यहाँ पर बात नहीं हो सकती है। नहीं अनिरुद्ध प्लीज बैठो, कहीं जाना नहीं। ये वो बात थी जिस बात ने अचानक उसके दिल को थोड़ा सहारा दिया था। उसका दिल धक धक करके अभी भी इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था शायद अनिरुद्ध मेरे दिल के धड़कन की आवाज को सुन रहा है। ओवर टू यू मेधा जी। बात कहने की आवश्यकता थी नहीं, धड़कनें कह रही थी और बस उसे मन ही मन सुना जा रहा था। अनिरुद्ध ने प्रेम से थपथपाया रेखा का हाथ और उसने कहा कि नहीं, इस जीवन में तो नहीं, मैं छोड़ के तुम्हें कभी जा ही नहीं सकता हूँ। वैसे कुछ हुआ है क्या, तुम इस बार जब से आई हो भोपाल से, तुम्हारा तुम्हारा व्यवहार ही कुछ अलग सा है। कुछ अगर हुआ है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। रेखा ने कहा कि हाँ, मैं तुमसे शेयर अवश्य करूंगी, क्योंकि बात ही ऐसी है, जब तक मैं नहीं बताऊंगी मेरे मन में शांति नहीं मिलेगी। लेकिन इस वक्त मैं उस मनस्थिति में नहीं हूं कि मैं उस घटना को दोबारा दोहराऊं, क्योंकि उसको दोहराते ही मैं फिर उसी तरह की मनस्थिति में चली जाऊंगी। तो मैं कुछ समय चाहती हूँ ताकि मेरा मन शांत हो सके। तो अब अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे थे, लेकिन रेखा का जिस तरह से अनुभव रहा था लोकेश और हाफिज के साथ, एक बार की उसका इस रिश्ते से विश्वास उठ चुका था। क्योंकि पिछले कई सालों में जब उसके साथ लोकेश रहा था, तब उसने कहा लगा था कभी कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि एक दिन उसे उस लोकेश और हाफिज की वजह से ही भागना पड़े। शायद जिस तरह की मनस्थिति की रेखा रही थी,
हाफिज को भी वो स्वीकार कर जाती, क्योंकि उसने हमेशा मनुष्यता में विश्वास रखना सीखा था। लेकिन जो तरीका था, उसने एक अलग ही परिचय दिया था हाफिज का, और अभी वह इस मनस्थिति में नहीं थी कि वह किसी पर भी विश्वास कर सके। अनिरुद्ध बहुत सहज सीधा सा व्यक्ति था, लेकिन कुछ वर्षों पहले तक उसका लोकेश के बारे में भी यही विश्वास था। आज उसने अनिरुद्ध से साथ होने की हमेशा रहने की इच्छा जाहिर जरूर की थी, लेकिन अभी भी मनस्थिति में वह इस तरह से तैयार नहीं थी कि वो आगे इस रिश्ते को लेके जा सके। उसे लगा, उसने कहा, जब अनिरुद्ध ने पूछा, क्या मन में क्या है तुम्हारे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने हमेशा कहा है। रेखा मुस्कुराई, बोली, हाँ मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन में यह द्वंद हमेशा रहा है कि दो व्यक्ति जब तक प्रेम में होते हैं, तब उनके बीच में जो रिश्ता होता है, जब वो हमेशा के लिए एक होने का निर्णय लेते हैं, तो वह भाव बदलने लगते हैं। मैं तुम में वह भाव बदलते नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमारा भाव है वो स्थायी रहे, और इसके लिए आवश्यक है कि तुम मेरे मित्र रूप में ही मेरे जीवन में हमेशा के लिए रहो, ताकि मैं हमेशा उसी तरह के स्नेह, तुम्हारा स्नेह और प्रेम मैं हमेशा महसूस कर सकूं। अनिरुद्ध हंसा, जो आज्ञा देवी, जो भी तुम चाहोगी, हमेशा मैं उसी रूप में तुम्हारे समक्ष रहूंगा। और फिर दोनों निकल पड़े। अकेले में एक शांत जगह में रेखा गुनगुना रही थी, और साथ में उसके साथ गुनगुना रहा था आज अनिरुद्ध भी। वाह, तो होता ये है कि जो रेखा होती है वो अनिरुद्ध के साथ निकल पड़ती है गुनगुनाते हुए, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रेम। दोनों अपने ही नशे में चले जा रहे हैं, प्रेम के नशे में, प्रेम का खुमार है। दोनों आगे बढ़ते हैं, तभी एक मोटरसाइकिल बहुत तेजी से आती है और अनिरुद्ध के हाथ में किताब होती है शरद चंद्र की, तो वो उसके हाथ से गिर जाती है, जिसे मेरे से जो है रेखा उठाती है। और जब वो उठाती है तो एक पेपर सा गिर जाता है वहां पे, अचानक से किताब से गिरकर सड़क के गिरते है। रेखा उसे उठाकर जैसे ही खोलने लगती है, वो उसे पढ़ नहीं पाती, उसमें एक ही अक्षर पढ़ पाती है। तभी अनिरुद्ध जो है उसके हाथ से वो पेपर छीन लेता है, बोला अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही है बोल के वो उसे वापस से उस किताब के अंदर सरका देता है और वो आगे बढ़ जाता है, रेखा को इशारा करते हुए कि चलो चलते हैं। लेकिन रेखा वहां खड़ी रह जाती है कुछ देर के लिए। वो सोचने लगती है कि क्या था उसमें जो उसने शब्द पढ़ा था, वो उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था और वो समझ नहीं पाती, लेकिन वो इतना समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल अज्जू, आपने सही कहा। उसमें वो जो पहला लफ्ज था, वह लफ्ज कहूंगा वो था जाने बद। उस शब्द को वो जीवन में कैसे भूल सकती थी, क्योंकि जब भी लोकेश ने उसको खत लिखा था, सबसे ऊपर वही राइटिंग पे वैसे लिखा था जाने बद, जिसका काफी बड़ा होता था। आगे बढ़ी, उसने लोकेश से कहा, लोकेश मैं माफी चाहता हूँ। अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध अब तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं पीछे जा रही हूँ और मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद जरूर हम एक स्कूल में काम करेंगे, लेकिन अब हम दोस्त ही नहीं रहेंगे। अनिरुद्ध ने कहा, क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? अनिरुद्ध के चेहरे पर भी भाव सामान्य नहीं थे, थोड़ा गुस्सा था। तब उसने कहा, ये जो खत तुम्हारे पास है, मैं जानती हूँ किसका है, ये लोकेश का यानी हाफिज का खत है ना तुम्हारे पास। अब अनिरुद्ध समझ गया कि हाँ, ये जान चुकी है, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं। उसने खत खोला, उसके सामने उसके मुंह पे चिपकाया, जैसे कि उसके मुंह पे मारा। कहा, हाँ ये खत उसी का है, मैं उसका दोस्त हूँ, उसी ने मुझे यहाँ पे भेजा है और मैंने यहाँ पर जोशी जी से क्या करके टीचर की एडमिशन, टीचर की पोजीशन पर नौकरी की है, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि एक एहसास मैंने उसका उतारा है जो उसने कभी मुझ पर किया था। रात रह गई अरे रेखा की एक जिंदगी में, एक महीने के भीतर 2 बार 2 पुरुष उससे इस तरह से ठग चुके थे। वो हैरान रह गई। उसने कहा, कितने घटिया हो तुम लोग। इस तरह से उसने देखा कि शायद वो दुनिया के सारे श्राप उसे दे देना चाहती थी। अनिरुद्ध कुटिलता से मुस्कुराया। उसने कहा, मेरा खेल यही खत्म होता है, तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन ये कहानी ऐसे यहाँ खत्म होगी,
ये मुझे नहीं पता था, मेरी तो अपनी जिंदगी है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मुझे तुमसे क्या मतलब है। जाओ, तुम्हें जहां जाना है बता देना, मैंने नौकरी छोड़ दी है। वह हैरान रह गई, 2 मिनट में ये क्या क्या हो गया। अभी उसने उसका हाथ पकड़ा था और कहा था मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे, और अभी उसने कह दिया मेरे पास मेरी अपनी दुनिया है, मेरी बच्चे है, मेरी फैमिली है, तुम कहीं नहीं हो, जाओ जहां तुम्हें जाना। मैंने तो सिर्फ एक एहसान उतारा था। वो एहसान इस तरह से उतारा कि जैसे उसके लगा उसकी कलेजे से किसी ने खून सोख लिया हो। वो बिल्कुल निर्जीव होने वाली थी, जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन अचानक उसे याद आया, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है खुद आंखों में पानी। उसने कहा नहीं, मैं वो अबला नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। उसे हंसी आती थी जब उसकी बुआ, जिन्होंने शादी कभी नहीं की थी, महिलाओं के लिए काम करती थी और कहती थी कि महिला शक्तिशाली नहीं होती है। आज उसको लगेगा शायद मैं फोन कर लूं बुआ को, उनकी एक बात सुनकर शायद मेरे अंदर, मेरी भीतर की मेरी चेतना, मेरी हिम्मत, मेरी शक्ति वापस लौट आए। और वो किसी तरह से गिरते पड़ते वापस आने लगी। उसे होश नहीं था, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। बुद्धा गार्डन के गेट से बाहर निकलकर उसने एक ऑटो किया और कहा कि चलो वापस चलो। उसने पूछा कहाँ जाना है, वो इतना कहा उसने कि मुझे घर जाना है, और वो सीट पर लुढ़क गई। शायद बेहोश हो गई, शायद अचेत हो गई, शायद ख्यालों में खो गई, या शायद कहीं दुनिया से दूर चली गई। पर वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। और थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के आगे उसने ऑटो रोका और फिर हिलाया, तब देखा वो बेहोश थी। डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ ठीक हुआ, घर पहुंची, सब कुछ सही हुआ, लेकिन जिंदगी बदल गई थी। रेखा सोनी ने अब कहा जिंदगी में शादी नहीं करूंगी, प्यार तो प्यार बिल्कुल नहीं। नहीं करूंगी। कहानी अजीब सी है, ये कहानी बड़ी अजीब सी है। एक ही औरत 2 बार चली जाए, लेकिन इससे भी बड़ी अजीब कहानियां असल जिंदगी में भी होती है। हम 3 लोगों ने मिलकर ये कहानी बनाई तो जरूर है, लेकिन हो सकता है 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 बार एक औरत थकी जाती है अपनी सारी जिंदगी में, तो ये कोई अनहोनी नहीं हुई। हाँ, हम इसको कहेंगे ये कहानी थी, और इसने आपके दिल को जरूर छुआ होगा और आपको जरूर कुछ सिखाया भी होगा। बहुत बहुत खूब। कहानी को जितना सुंदर मोड़ दिया आपने सर, और मेधा जी ने जिस तरह उसे कहानी को ड्राइव किया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो हमारा ये कहानी का चैलेंज ही ऐसा है। इसमें जो चैलेंज है वो ये दिखाता है कि आप सिर्फ राइटर नहीं हैं, आप थिंकर भी हैं, आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं। और बिल्कुल लाइव, कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। तो हमारा ये मंच उन सभी के लिए खुला है जो कहानियां लिखते हैं, जो कहानियां सोचते हैं। तो उन सभी का हमारे इस मंच पर स्वागत है, और मैं मेधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना समय दिया, इतनी सुंदर कहानी बुनी कि हम सभी उसी में खो गए, कल्पना में हिचकोले खाने लगे, कल्पना के सागर में। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत खूबसूरत मोड़ दिया कहानी को। तो इसी के साथ हम करना चाहेंगे अपने कार्यक्रम का समापन, क्योंकि हमें अगले चैलेंज में मिलना है फिर एक बार। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 रेडियो हिंदुस्तान